एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे कच्चा-तीफू आइलैंड के बारे में। आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने इस आइलैंड के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये आइलैंड अभी तक बहुत कम लोगों तक ही बात पहुंच पाई है कि किस तरीके से ये आइलैंड इंडिया का हुआ करता था और इसको श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया था। अभी अभी जब ये मुद्दा न्यूज में उठा, तभी हमें जानने को मिला कि किस तरीके से ये आइलैंड क्या है, किस तरीके से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से किस गवर्नमेंट के टाइम पे इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया। तो आज हम इस सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ श्रीलंका को वो आइलैंड देने तक का ही नहीं है, काफी कुछ है इसके अंदर। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ कच्चा तीफू आइलैंड के बारे में, कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कच्चा तीफू आइलैंड हमारे जो इंडिया की कोस्ट है, वहां पर रामेश्वरम नाम का एक शहर है, उससे 33 किलोमीटर ही दूर है और वो पाक स्टेट के पास है। यानी कि कच्चा तीफू आइलैंड पाक स्टेट के पास है और वो एक अनहैबिटेड आइलैंड है, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं रहता है। और वो 1.6 किलोमीटर तक की उसकी लेंथ है और 300 मीटर तक की उसकी विड्थ है, यानी कि इतने से ही स्मॉल एरिया में वो फैला हुआ है। तो अब इतना छोटा सा आइलैंड, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा न्यूज चल रही है, सब जानते हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, यानी कि ब्रिटिश राज के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तभी आइलैंड इंडिया के टेरिटरी में आता था। लेकिन श्रीलंका का कहना था कि वो हिस्टोरिकली वो आइलैंड श्रीलंका का है। तो इस आइलैंड पे डिस्प्यूट चलते थे, लेकिन इस आइलैंड पे जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ये आइलैंड हमारे लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हम नहीं चाहते कि इस छोटे से आइलैंड के ऊपर हम अपने रीजनल एरिया के अंदर, हमारे रीजन के अंदर एक ऐसे डिस्प्यूट्स पैदा कर दें कि वापस वहां उस रीजन में टेंशन बन जाए, जहां पर पहले से ही बहुत सारी टेंशन है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया नहीं चाहता था कि श्रीलंका जैसे एक अच्छी नेबरिंग कंट्री के साथ भी हमारे रिलेशंस जो है वो कमजोर पड़ जाएं। तो उनका जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ये आइलैंड हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, अगर देना हुआ तो ये आइलैंड हम जरूर श्रीलंका को दे देंगे। लेकिन फिर आखिरी में जाकर के इंदिरा गांधी जी ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था, यानी कि एज अ गिफ्ट कच्चा तीफू आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब ये मुद्दा क्यों न्यूज में उठा है? क्योंकि अब उस आइलैंड की सिग्निफिकेंस हमें समझ आती है, क्योंकि वो आइलैंड क्या सिग्निफिकेंस रखता है हमारे लिए, वो हमें आज जानने को मिलती है। जब डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बात करी, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से आइलैंड कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, हमारे जियो पॉलिटिकल कंडीशन के लिए। शायद उस टाइम पर लीडर्स उतने फोरसाइटेड नहीं थे कि वो समझ पाए कि आइलैंड कितनी ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखेगा आगे जाकर के। अगर हम इसके बारे में और जाने कि किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है, तो फिशिंग राइट्स को लेकर के, फिशरमैन्स को लेकर के, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन है एरिया के अंदर। फिशिंग राइट्स को लेकर के किस तरीके से, क्योंकि जब ये आइलैंड श्रीलंका को दिया जा रहा था तो 1973 में इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन ले लिया था कि हम श्रीलंका को दे देंगे। पर 1974 में फिर एक मीटिंग होती है, सीएम ऑफ तमिलनाडु जो कि करुणानिधि थे और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे केवल सिंह, उनके बीच में मीटिंग होती है। करुणानिधि जी का कहना था कि ये आइलैंड को हमें कुछ टाइम तक अपने पास ही रखना चाहिए, अराउंड 2 ईयर के टाइम के लिए, इसको थोड़ी देर के टाइम के लिए इसको डिले कर देना चाहिए कि हम श्रीलंका को ये आइलैंड दे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं आइलैंड के साथ। फिशरमैन्स वहां पर रेस्ट करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन केवल सिंह जी का कहना था कि एक तो हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली आइलैंड किसका है, हिस्टोरिकली किसके पास रहा है। इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे वीडियो में कि क्या है, किस तरीके से किस आइलैंड के पहले किसके पास था, बाद में किसके पास गया। तो केवल सिंह जी का ये कहना था कि क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम कोई केस भी फाइल नहीं कर सकते हैं। चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, अगर हम रीजन के अंदर टेंशन पैदा करेंगे तो चाइना वहां पर आ सकता है, अपने रिलेशन श्रीलंका के साथ अच्छे कर सकता है। दूसरा, ये आइलैंड हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है और हमें कोई भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो अभी ही दे देना चाहिए। तो ये बात पक्की हो गई कि फिर केवल सिंह जी ने उन्हें मना लिया और फिर आखिरी में ये तय हो गया कि हाँ ये हम गिफ्ट कर देंगे। फिर एक 1974 में एग्रीमेंट भी साइन होता है, जब आइलैंड श्रीलंका को दिया जा रहा था, कि इसके ऊपर, इस आइलैंड के ऊपर जो भी ट्रेडिशनली जिस तरीके से यूज किया जाता था इसे फिशरमैन के द्वारा इंडिया और श्रीलंका के, वैसे ही किया जाएगा, बेशक से ये टेरिटरी आपकी होगी।
लेकिन ये मान लिया जाता है। लेकिन फिर 1976 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वो अपने जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की श्रीलंका, और कहता है कि जो भी यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेडिशनल यूज किए जाते थे, जो भी जिस तरीके से यूज किया जा रहा है वो नहीं होगा, यानी कि अब इंडिया के फिशरमैन उस आइलैंड को यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया। तो ये हुआ था बेसिकली कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। 1976 के एग्रीमेंट के बाद उस आइलैंड के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही गए, क्योंकि बहुत हमारे फिशरमैन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे फिशरमैन होते हैं वो इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं, और श्रीलंका के जो भी वहां पे मैरीटाइम्स जो भी बाउंड्रीज वगैरह से क्रॉस कर देते हैं, तो वहां पर जो भी नेवल शिप्स होती हैं तो वो उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेती हैं और काफी महीनों तक भी कई बार कस्टडी में रखती हैं। इवन उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे उनका तो ये भी कहना था कि अगर कोई भी इंडियन फिशरमैन वाटर्स में दिखे, उनकी मैरीटाइम बाउंड्री में दिखे, तो उसे शूट कर दिया जाए। उनकी शिप्स वगैरह को भी वो अपने पास रख लेते हैं कस्टडी के अंदर। तो जिस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कई बार ये भी होता है कि श्रीलंका के फिशरमैन भी इंडिया में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया की जो भी नेवल शिप्स होती हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो उन्हें एक वार्निंग देकर के छोड़ देते हैं, पर श्रीलंका ऐसा नहीं करता है। तो फिशरमैन को लेकर के बहुत ज्यादा दोनों कंट्रीज के बीच में वो रहता है कि किस तरीके से फिशरमैन ठीक नहीं है, किस तरीके से उनको ऐसे कस्टडी में रखना ठीक नहीं है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस फिशरमैन वाले इश्यू के ऊपर रहता है। हर रोज न्यूज में आती है कि इतने फिशरमैन को उन्होंने कस्टडी में लिया, इतने फिशरमैन को उन्होंने अभी छोड़ा है। तो ये वाला एक मेजर मुद्दा है इसके ऊपर कि फिशरमैन के राइट्स के ऊपर। दूसरा, अगर अभी हम देखें स्ट्रेटेजिकली, तो जो श्रीलंका है उसने चाइना से काफी ज्यादा डेट ले रखा है। अब जिस तरीके से उन्होंने हरमनटोटा पोर्ट को लीज पे दिया चाइना को, वो इसी तरीके से कच्चतीफू आइलैंड को भी चाइना को दे सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ सालों के लिए, वहां पर नेवल बेस या कुछ भी बनाने के लिए। और वो आइलैंड इंडिया से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है, जिस कारण से बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती हैं। और वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस होना इतनी पास इंडिया की टेरिटरी के पास, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम जाने कि किस तरीके से क्या इसका मेडिवल हिस्ट्री रही है इस कच्चतीफू आइलैंड की, तो सबसे पहले बोला जाता था कि कुछ ये मेडिवल पीरियड में जाफना किंगडम के पास था, जो श्रीलंका का जाफना किंगडम था उसके अंडर आता था ये। लेकिन 17th सेंचुरी में ये पास कर दिया गया था रामनंद जमींदारी को, और फिर ब्रिटिश राज के अंदर ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। तो ये कुछ मेजरली हिस्ट्री कही जाती है कि इस आइलैंड की यही हिस्ट्री रही है। तो हमने अब इस वीडियो में जान लिया कि कच्चतीफू आइलैंड क्या है, कहाँ लोकेटेड है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या कहना है आपकी गवर्नमेंट का, क्या किया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे। तो यही था सब कुछ इस आइलैंड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कि ये उस टाइम पर कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया था क्या वो ठीक था, या फिर अभी जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक है। अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू वेरी मच।